नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं राजनीति के ऊंट की। जी हां, ये मौसम करवट बदलने का है और राजनीति का ऊंट लगातार करवट तो बदल ही रहा है, लेकिन कल एक बड़ी करवट ली। कल जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर जो सजा सुनाई गई थी, 2 साल की सजा, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई थी और 2 साल के अलावा 6 साल और वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, उस सजा पर रोक लगा दी गई। तो अब राहुल गांधी फिर से संसद में दिखेंगे। अब कब दिखेंगे, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर भी टिप्पणी की कि ये अधिकतम सजा क्यों दी गई। 2 साल से 1 दिन कम भी सजा होती तो ना संसद सदस्यता जाती और ना ही चुनाव लड़ने पर रोक लगती। यह वजह क्यों नहीं बताई गई, इस पर सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि साथ ही साथ राहुल गांधी को ताकीद भी की कि इस तरह की टिप्पणियों से आप गुरेज करें, परहेज करें। लेकिन कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उन्हें जननायक बनाने की जो प्रक्रिया कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, उसमें और तेजी दिख रही है। जननायक संसद आ रहे हैं। आज दोपहर में ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें चस्पा भी की गई। राहुल गांधी को संसद की ओर आते दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा दिखाया गया। पर इसमें कुछ सवाल अपने आप आ जाते हैं। पहला सवाल तो यह है कि संसद में कब दिखेंगे राहुल गांधी। जो तेजी, जो तत्परता और बकौल विपक्ष, जो जल्दबाजी लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म करने में लगाई थी, फैसला आया 24 घंटे में सदस्यता खत्म। क्या वही तेजी अब सजा पर रोक लगने के बाद उनकी सांसदीय बहाली में भी दिखाई देगी। और यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि मंगलवार को यानी कि 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उस पर 8, 9 और 10 को जो जानकारी मिल रही है, अगस्त के इसी महीने में 11 तारीख को संसद सत्र खत्म भी हो जाएगा, उस पर चर्चा होनी है। तो क्या राहुल गांधी संसद में दिखाई देंगे। यहां यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि 21 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में इस मामले पर, राहुल गांधी के मामले पर कार्रवाई शुरू होगी। अभी दोष सिद्धि पर रोक लगी है। उधर बीजेपी, उस पर नैतिक दबाव तो बना है। यह फैसला अदालती था, कानूनी प्रक्रिया के तहत यह सजा सुनाई गई। लेकिन विपक्ष, खास कांग्रेस, देश भर को यह बताती भी घूमी कि यह बात का बतंगड़ बनाया गया है। विद्वेष की भावना से राहुल को संसद से बाहर करने के लिए, उनका घर छुड़वाने के लिए यह सरकार ने जानबूझकर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो क्या सरकार पर नैतिक दबाव है। अब संसद में सदस्यता बहाली को लेकर भी सवाल उठेंगे। लेकिन क्या यह बीजेपी के लिए झटका है या दरअसल बीजेपी की बाँछें वो शरीर के जिस भी हिस्से में हों वो खिल रही होंगी। अब आप कहेंगे ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, बीजेपी खुश क्यों होगी। क्योंकि 2024 की लड़ाई में अब तक विपक्ष ने जो एक ये गठबंधन अपना तैयार किया है, इंडिया नाम का, सवाल ये पूछे जा रहे थे कि भाई चेहरा कौन, प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन। क्या अब 2024 की लड़ाई और बीजेपी की तरफ से यह कोशिश की जाएगी कि राहुल बनाम मोदी हो। राहुल गांधी क्या बीजेपी को सूट करते हैं, क्योंकि 2014-2019 की लड़ाई में चेहरों की बात हो तो राहुल गांधी पर भारी पड़ते दिखाई दिए, बल्कि मैं कहूं पटकनी दी। भाई नेता प्रतिपक्ष भी नहीं अपना रख पाई कांग्रेस, क्योंकि 1/10 जो मिनिमम सीट्स होनी चाहिए
आपके खाते में वो भी कांग्रेस नहीं ले पाई थी। तो राहुल गांधी क्या बीजेपी को सूट करते हैं? पर इसकी पलट तस्वीर यह भी है कि राहुल गांधी एक विक्टिम कार्ड भी खेल रहे थे अभी तक कि देखिए मेरे साथ क्या किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी ट्रैक्शन भी थोड़ी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस की अपने बलबूते 4 राज्यों में सरकारें भी हैं। तो क्या राहुल गांधी जो अपने आप को एक तरह से जेपी जयप्रकाश के रोल में पेश करना चाह रहे हैं, वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वो जननायक बन रहे हैं। जेपी ने आंदोलन किसके खिलाफ, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके खिलाफ किया था? उन्हीं की दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ 1974 में। पर उससे अगर आगे बढ़ें, बीजेपी में इस बात की खुशी तो हो सकती है, लेकिन विपक्षी खेमा जो ये इंडिया है, वो इस घटनाक्रम को, इस फैसले को किस नजरिए से आंक रहा है, इसमें भी कई परतें हैं। और वो परतें क्या? राहुल गांधी को लेकर विपक्षी खेमे में बहुत से नेता असहज हैं कि राहुल गांधी बहुत से मामलों में हटी भी हो जाते हैं। वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन भी उनकी एक छवि बनी है। जिद पर अड़ जाते हैं। ममता बनर्जी के साथ वो सहज नहीं थे मैं कह रहा हूं। बेंगलुरु में ये थोड़ा बदला है। या अरविंद केजरीवाल, वो तो पटना में चाय के न्योते का इंतजार करते रह गए। या अखिलेश यादव, 2 लड़के साथ में कभी चले थे लेकिन बाद में कभी साथ नहीं आ पाए। और इसलिए राहुल गांधी बैकफुट पर जाते दिखे और आगे कमान संभाली मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और बेंगलुरु में जहां 26 दल मिले और इंडिया नामकरण हुआ इस गठबंधन का, सोनिया गांधी सुरक्षा कवच के तौर पर आती दिखी। तो क्या राहुल गांधी की सजा पर यह रोक, राहुल गांधी फिर से आगे आएंगे? और जिस तरह से ट्रक वालों से बस में बैठकर, कहीं ट्रैक्टर चलाकर, और खबर यह आ रही है कि वो भारत जोड़ो यात्रा भाग 2 पर भी कुछ ही दिनों में निकलने वाले हैं। तो जहां कांग्रेस धुरी तो बन रही थी, लेकिन बाकी क्षेत्रीय दलों को भी अपनी बात कहने की पूरी आजादी मिल रही थी, वहां कांग्रेस अब फौस करेगी क्या और राहुल गांधी क्या वो चेहरा बनेंगे? जबकि अंदर खाने सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया, और कल भी उन्होंने कहा कि माई माइंड इज वेरी क्लियर, मेरे दिमाग में स्पष्टता है। अब वो स्पष्टता किस बात को लेकर? कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं घुसने वाले हैं। नीतीश कुमार को उन्होंने इस तरह की बात की है, इस तरह के संकेत भी दिए हैं। तो क्या 2004 वाला काम करने वाले हैं राहुल गांधी कि वो त्याग की मूर्ति बनते दिखाई देंगे कि नहीं भाई, हम बड़े दल हों विपक्षी खेमे में, लेकिन हम सबको बराबर का हक देंगे, दरियादिली दिखाएंगे, बड़ा पेड़ है तो हम झुकने को तैयार हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, क्या वो भी इस रेस से दूर हो जाएंगे? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशते रहेंगे आने वाले दिनों में। और जहां तक लोकप्रियता की बात है, एक दिलचस्प आंकड़ा भी आपके सामने मैं पेश कर दूं। और ये सी वोटर हमारे लिए लगातार सर्वे करते हैं, ये एजेंसी करती आई है। 2014 में जहां प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता 35.7% थी, अब वो 43% इजाफा हुआ है। लेकिन जहां राहुल गांधी की लोकप्रियता 14.5% से भी कम थी 2014 में, अब लगभग दोगुनी होती दिख रही है, 27%। प्रधानमंत्री मोदी से तो बहुत कम है अभी भी, लेकिन लोकप्रियता में इजाफे के लिहाज से देखा जाए तो दोगुनी कर ली है अपनी लोकप्रियता। और क्या इसी बात को लेकर थोड़ी असहजता बीजेपी खेमे में भी आ रही है?
और इसीलिए इंडिया जो ये तथाकथित गठबंधन बना है, इंडिया पार्टी कहने लगे हैं विपक्ष के नेता अपने गठबंधन को, उस पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है 18 जुलाई से। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल इसे घमंडिया कह दिया कि ये इंडिया नहीं, ये घमंडिया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था। योगी आदित्यनाथ कहते हैं हंस नाम रखने से कौवा मोती नहीं चुगेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं इंडिया नाम अंग्रेजों ने रखा। रविशंकर प्रसाद ने कह दिया इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। तो यह लड़ाई क्या अब और दिलचस्प होती जा रही है? इसी पर हम चर्चा करें। उससे पहले कल सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, माधव आनंद महासचिव हैं आरजेएलडी के, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और देश के जाने माने चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आरपी सिंह, अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं आप, जो कल फैसला आया, सजा पर रोक लगा दी गई? हम हर अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, बेशक वो राहुल गांधी का फैसला हो, बेशक वो टाइटलर का फैसला हो जिसमें 320, 153, 149, 147, 148 के बावजूद उसको बेल दे दी गई। हम कोर्ट जाएंगे, अगले कोर्ट जाएंगे, परंतु मैंने इसलिए रेफ़र किया कि मतलब अदालत ऐसे फैसले भी करती है जब इतने संगीन मामलों में भी बेल मिल सकती है, तो अदालतें फैसला करती हैं। हम हर अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, जो अदालत का फैसला। परंतु ये बात तो हमसे पूछने की जगह आपको कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। जब पिछली बार फैसला आया था अदालत का, तो प्रमोद तिवारी क्या कह रहे थे, इनके जो सांसद हैं और बड़े नेता हैं, कि अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ कैसे फैसला दे दिया। उनको पता नहीं कि गांधी परिवार कौन है, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, सबने देखा और सुना था जी। तो वो उनके अनुसार तो परिवार बड़ा है, कोर्ट वोट क्या मायने रखते हैं। और परंतु हमें ये अच्छा लगा कि आज कांग्रेस के नेता सबके सब कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लोकतंत्र के एक पक्ष का स्वागत कर रहे हैं। नहीं तो विदेश जाकर यही कहते हैं कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं, देश में तो लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस रखी आरपी सिंह कि ये अधिकतम सजा क्यों सुनाई गई इस मामले में, इसकी कोई वजह ना ट्रायल कोर्ट ने बताई, ना गुजरात हाई कोर्ट ने बताई। अधिकतम सजा की क्या ज़रूरत थी? इसमें जो राजनीतिक पहलू है, मैं न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहा हूं कि जी ये बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ विद्वेष की भावना से काम करती दिखी, ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तो आप विपक्ष के जो आरोप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सोच और उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं कि जहां कोर्ट के आप उसका जवाब देंगे ना, मैं उनके आरोप आपके सामने रख रहा हूं, आप जवाब दीजिए। सर हाँ सर, मैंने तो यही कहा सर, आप ही की बात मैंने आगे दोहराई कि आप उनके आरोप को जरा बता रहे हैं, यही तो मैंने कहा। आप अपने पर पर्सनल क्यों ले रहे हैं? तो दिखता है कि किस प्रकार कोर्ट के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाना और ये कहना कि कोर्ट तो भाजपा के कहने के अनुसार फैसला करता है। मैंने अभी आपको कहा ना, मतलब मैं कल से, वैसे तो कल मैं किसी डिबेट पे भी नहीं गया, जब 302 और 153A और 147, 48, 49 और 295 में भी बेल मिल सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि कोर्ट के फैसले कैसे होते हैं, क्या नहीं होते। तो इसलिए, परंतु हम फिर भी स्वीकार करो और हम ये कह रहे हैं कि हम अगले कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं या ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? राहुल के संदर्भ में आप जगदीश टाइटलर का उदाहरण दे रहे हैं। हम तो जो कोर्ट ने फैसला दिया, मैंने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने
उनकी सजा को स्थगित किया, उनको सजा को माफ नहीं किया अभी तक। आप शायद ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है कि जैसे उनकी सजा माफ हो गई हो, वो स्थगित किया है और अभी मामला चलेगा नीचे वाली कोर्ट में दोबारा से। और उस पर तो से वापस सजा से होने जो, के चलते जो प्रश्न सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, आरपी सिंह, सजा होते ही कानून का हवाला देते हुए लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर संसद सदस्यता राहुल गांधी की खारिज कर दी थी। कल फैसला आ गया है। लोकसभा सचिवालय को एक दरखास्त भी दे दी है कांग्रेस पार्टी ने और आदेश की प्रति भी दे दी है। तो परसों 7 तारीख को, सोमवार को, जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, हम राहुल गांधी को संसद में देखेंगे। इसका फैसला भी लोकसभा का जो सचिवालय वह करेगा और मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, उसमें किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब 24 घंटे में सदस्यता गई तो 24 घंटे में बहाली भी हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख का काम ले लेना चाहिए, आप ही करा दीजिए सीधा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव आएगा। नहीं ना, दिक्कत है संदीप जी, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि मैं तो इस पक्ष में हूं कि बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूं, उसमें क्या है। अगर जो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के जो कोर्ट के फैसले के अनुसार जो तकनीकी बात बनती है उसको पूरा करना चाहिए। इसमें मैं तो कहा, आपने सुना नहीं ध्यान से। नहीं, मैंने सुना। रिपीट कर रहा हूं आपके सुनने के लिए, क्योंकि आपने एक माइंड फ्रेम बना ली उसी में। ये आपको लगता है, या आपने माइंड फ्रेम बना लिया है। मैं सवाल सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव में होना चाहिए राहुल गांधी को कि नहीं संसद में? अब आप तीसरी बार वही प्रश्न पूछ रहे हो, और ये आप तीसरी बार वही प्रश्न पूछ रहे हैं, और वह आपके दर्शक समझ सकते हैं कि आप तीसरी बार वह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। खैर, चौथी बार भी पूछ रहा हूं। मूल बात आरपी सिंह, नहीं, चौथी बार इसी को थोड़ा पलट कर पूछ रहा हूं। वो इसलिए 11 तारीख को संसद सत्रीय मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, 21 तारीख को सेशंस कोर्ट में सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी, तो मामला वहां तक भी लटक सकता है क्या? मैंने कहा कि ये सुप्रीम लोकसभा के स्पीकर बता सकते हैं या आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के जो कोर्ट का फैसला उसको मंजूर होगा। फेयर पॉइंट है आपका। अभय दुबे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साफ कह रहे हैं, जो प्रक्रिया, बात पूरी करूं, एक मिनट, हाँ पूरी कीजिए, एक मिनट सर, 1 मिनट दे दीजिए, 1 सेकंड और दे दीजिए आपने, प्लीज। परंतु यही लोग कल कोर्ट पर प्रश्न उठा रहे थे, कह रहे थे कि कोर्ट भाजपा के हिसाब से काम कर रही है, भाजपा के लिए काम कर रही है, और कोर्ट की हिम्मत कैसी हो गई कि गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को इस प्रकार का फैसला सुना दे। ये भी ध्यान में रहना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं पूछूंगा ना, करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा उस पर भी। हाँ, मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू करते हैं क्या अभय दुबे? सीधा सवाल पूछ रहे हैं आरपी सिंह। संदीप चौधरी जी, आज देश के ख्यातनाम कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्मदिन है। उनकी 2 पंक्तियां मैं राहुल गांधी जी के लिए पढ़ना चाहता हूं कि मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान हो बने रहो। ये जो बार बार राहुल गांधी के प्रति वैमनस्य का भाव रखते हैं, तो मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में त्यागूंगा नहीं, कर्तव्य पथ से मैं कभी भागूंगा नहीं। सच की लड़ाई वो दृढ़ता से लड़ते रहेंगे और भाजपा का मुखौटा उतारते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो षड्यंत्र किया था। हमने बोला कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में बोला, हाई कोर्ट में बोला कि सबसे पहला काम ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए था कि सीआरपीसी का सेक्शन 202 कहता है कि आपको अगर जुरिडिक्शन बाहर है, आपका गुजरात में मुकदमा आपने किया है और अपराध अगर आप बता रहे हैं कि कर्नाटका में कारित हुआ है, तो उसकी विवेचना करानी होती पुलिस अधिकारी से, वो आपने नहीं कराई। आपके पास एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं थी। जिसने भाजपा के नेता ने जिसने केस लगाया था उसका संज्ञान नहीं लिया। वो भाजपा का नेता 3 साल बाद अप्रैल 19 में केस लगाया और 22 में 7 मार्च 22 को वो कोर्ट को कहता है मेरे पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, मुझे एविडेंस कलेक्ट करने दीजिए।
हाई कोर्ट से स्टे करा लिया उसने ये आर्गुमेंट देकर। और जब राहुल गांधी जी ने हाउस में अडानी के खिलाफ सच जानना चाहा प्रधानमंत्री जी से कि जहां जहां आप गए वहां ठेके अडानी को क्यों मिले, प्रधानमंत्री जी एमईए की आपत्ति के बावजूद, नीति आयोग की आपत्ति के बावजूद 6 एयरपोर्ट उसको क्यों दिए, क्या स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है यूएई साइप्रस में शेल कंपनियों के माध्यम से 20,000 करोड़ किसके हैं, तो वो पूर्णेश मोदी हाई कोर्ट गया कि नए एविडेंस आ गए, अब स्टे वेकेट कर दो, जबकि एक शब्द भी नए एविडेंस के नाम पर वहां नहीं दिया गया था। ये सारे अब सत्यमेव जयते हो गया ना, अब सत्यमेव जयते हो अब- गया। आरपी सिंह कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया सदस्यता संदीप, आप पूछ नहीं खत्म रहे करने, एक मिनट रुकिए, देखिए एक मिनट रुकिए, शांति कीजिए आरपी सिंह। जो सदस्यता खत्म करने के लिए प्रक्रिया थी वही बहाली के लिए भी होनी चाहिए। कि अबे दुबे ने जो सिर्फ अबे दुबे को रखिए स्क्रीन पर, यहां पर ये नहीं होगा, क्रॉस टॉक नहीं होगी। अबे दुबे जी, संदीप जी देखिए, आप जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर इन्होंने कहा था कि आरपी एक्ट का सेक्शन 83 के दायरे में आते ही सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, तो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का लोक प्रहरी बनाम चुनाव आयोग एक निर्णय है कि कन्विक्शन के स्टे होते ही सदस्यता बहाल हो जाएगी। इन्होंने उस समय भी असंवैधानिक काम किया जब तत्काल सदस्यता समाप्त की, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 103 कहता है कि राष्ट्रपति जी विनिश्चय करेंगे उसका। इनको राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए थी अयोग्यता के निर्णय को, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। ये डरते हैं राहुल गांधी से। अच्छा, इनको डरते पता है हैं कि राहुल गांधी जी सदन में, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, हाँ। ये चेहरा प्रधानमंत्री जी का आप नहीं रहा। डरते जो 38 हैं या राहुल गांधी सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी, ये जानती है और उसी के इर्द गिर्द रणनीति बनाती है। कितनी सीटें आई थी आपकी 2019 के लोकसभा चुनाव में? राहुल गांधी अध्यक्ष थे उस वक्त, कितनी सीटें आई? बहुत पानी बह गया उसके बाद नदी में। जो 38 दलों का इनका एनडीए है ना, पहले तो ये बता दूं कि उसमें से 9 दल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, 16 दल का एक भी सांसद नहीं है, 7 के सिर्फ एक सांसद है। और चेहरा कौन है? पाकिस्तान की सीमा हैदर चेहरा होगी प्रधानमंत्री जी आपके साथ। प्रधानमंत्री जी आपके साथ मुख्तार अंसारी 543 की लोकसभा में 10% सीट नहीं जीत पाए, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनवा पाए। आप कह रहे हैं राहुल से डरती है बीजेपी, इसीलिए तो दिन रात सपने आते हैं प्रधानमंत्री जी, करवटें बदलते हैं, कभी इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से, कभी घमंडिया। अरे इसी से प्रेरणा लेते हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि चेहरा इनका है हसन मुंशरिफ, जिसको एफिडेविट ईडी ने दिया कि 40,000 किसानों का पैसा अपने बच्चों के खाते में डाइवर्ट कर दिया। प्रफुल्ल पटेल, जिसको ईडी कह रहा है कि जो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची का साथी है, उससे प्रेरणा ले रहे हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप जिस पर लगा रहे थे अजीत पवार, उससे प्रेरणा ले रहे हैं और वो चेहरा होंगे। मैं तो हतप्रभु साहब इतने इंडिया से डर गए कि इनको यहाँ देश में चेहरा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की 4 बच्चों की मां जो भाग कर आई, तो राहुल गांधी चेहरा होंगे मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ चेहरा होंगे। वो करोड़ों युवा जिनके रोजगार के अवसर छीन लिए राहुल गांधी चेहरा होंगे। वो 84 करोड़ लोग जिनकी आमदनी प्रधानमंत्री जी ने कम कर दी, वो 15 करोड़ किसान परिवार जिनकी आमदनी प्रधानमंत्री जी ने 27 रुपए कर दी। राहुल गांधी चेहरा होंगे। किससे विचलित? आप जननायक के रूप में पेश कर रहे हैं अभय दुबे राहुल गांधी को। जननायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति किसके खिलाफ की थी? इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की दादी। आप उन्हें जयप्रकाश नारायण बना रहे हैं। राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व से देश को नुकसान होता है, जो आज हम भुगत रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का एकमात्र नारा है, प्रजातंत्र पर वार हो, संवैधानिक संस्था पर प्रहार हो, भ्रष्टाचारियों में भाईचारा बढ़े, माफियाओं में सद्भाव ना हो। ये विचलित इसलिए कि कल जो दृश्य देखा इन लोगों ने, आप और कांग्रेस पार्टी दोनों जैसा मोहल्ला क्लिनिक के लिए सामूहिक रूप से मिलकर काम कर रहे हैं। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हम देना चाहते हैं, 2000 रुपए बहनों के खातों में डालना चाहते हैं। अभी आपने खबर दिखाई कि कैसे करोड़ों परिवारों का बिजली का बिल कर्नाटका में माफ हो रहा है, मध्य प्रदेश में माफ हुआ, जिसको प्रधानमंत्री जी रेवड़ियां बताते थे और अपने धन्ना सेठों को माल विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं बचा कर्नाटक सरकार में। हकीकत यह भी है। खूब विकास, यही तो विकास है। अच्छा। ये मानव अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए विधायकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पर मुद्दे पर रहते हैं। राहुल गांधी की स्वीकार्यता है
और चेहरे की कोई ऐसी समस्या ही नहीं है, वो झगड़ा ही नहीं है। प्रियंका, आम आदमी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है, राहुल गांधी की सजा पर रोक? अनडाउटेडली अरविंद केजरीवाल जी इज अ ट्रू स्टेट्समैन, और जब ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ भी था तो वो सबसे पहले बोले थे कि ये अनजस्ट है और इल्लीगल है, और वही आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला पलटा है तो ये बहुत स्वागत योग्य है, बिकॉज जुडिशरी और डेमोक्रेसी में ये लोगों का दोबारा से विश्वास बढ़ाता है। बार बार आप अभी बात कर रहे थे चेहरे की, चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी जी का चेहरा हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा हो। इस टाइम लोग इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइम ये इंपॉर्टेंट है कि चर्चा हो कि एक ऐसी सरकार जिसने 12.5 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिए, जब बैंक एम्प्लॉइज 6 लाख बैंक एम्प्लॉइज चिट्ठी लिखे आरबीआई को कि इससे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पूरा चरमरा रहा है, पर कोई चर्चा नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ी करप्शन है, कोई चर्चा नहीं हो रही। कोई चर्चा नहीं हो रही कि कहां गया 155.8 लाख करोड़। असहजता का जो एंगल है वो तो प्ले आउट नहीं करता दिखेगा। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में सहज रिश्ते तो है नहीं। पटना में अरविंद तो एक चाय का न्योता मांगते रह गए, राहुल गांधी ने कोई भाव ही नहीं दिया। अब राहुल गांधी जो बैकफुट पर थे वो कांग्रेस की अगुवाई करते दिखेंगे तो इससे कोई असर तो नहीं पड़ेगा आपके गठबंधन पर? सीधा सवाल है मेरा। सीधा जवाब यह है कि अरविंद केजरीवाल जी इज अ ट्रू स्टेट्समैन। उनको नहीं दिखा कि राहुल गांधी हैं या कांग्रेस है, उनको दिखा अनजस्टिस है, और वो हमेशा खड़े होते हैं अनजस्टिस के खिलाफ। 2019 में भी जब कोई गठबंधन की बात नहीं थी तब भी वो पुडुचेरी गए थे सपोर्ट करने कांग्रेस के सीएम को, जब वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी उनको लगातार काम में बाधा डाल रही थी। इसमें कोई सीधा जवाब है ये कि कहीं भी कोई भी अन्याय होता है तो अरविंद केजरीवाल जी इज द फर्स्ट टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट इट। बट अभी जो डिमोनिक इंटेलिजेंस है भाजपा की, वो इस ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से साफ दिखती है कि कैसे एक लगातार विपक्षी आवाजों को कुचलने में अपनी नेगेटिव एनर्जी लगाती है भाजपा। लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो दिल्ली अध्यादेश का मामला हो कि लोगों ने उनको लगातार 25 साल से दिल्ली की जनता ने नकार दिया। भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है, उनको कब्जा करना है, उनको लोगों के काम रोकने हैं। एक ऐसी सरकार होगी अब दिल्ली में जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मेरा सवाल सीधा है अनुराग, अब विपक्ष की भाई चलो धुरी बन जाए कांग्रेस, अभी तक जो खाचा आप लोगों ने खींचा है, पर अब अगुवाई भी कांग्रेस करेगी और कांग्रेस की अगुवाई अब राहुल गांधी करेंगे, ये साफ होता दिख रहा है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला, फिर आपसे कहता हूँ, यहाँ भी हमारे साथी गठबंधन के बैठे हैं, ये जो इंडिया है, इस इंडिया में एक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आपने देखा होगा कोई नेता ये नहीं कहता कि वो सब ये कहते हैं कि हम देश के मुद्दों को लेके, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दों में जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला समस्या है, किसान है, इन मुद्दों को लेके हम चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दे हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारे मनभेद नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दों पर हम एक हैं। फिर जब चुनाव हो जाएगा और हमारे सदस्य चुन लिए जाएंगे, उनमें लोकतांत्रिक तरीके से वो अपना नेता चुन लेंगे। ये कई बार बात बोली गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसकी आदत है किस तरह से डिवाइड एंड रूल करें, किस तरह से इनको आपस में लड़ाने की कोशिश करें, लेकिन इंडिया आपस में कहाँ लड़ने वाली है। इंडिया तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, बीजेपी को सूट करता है मोदी बनाम राहुल हो जाए तो 2024? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो सूट ये करता है कि कैसे हम इंडिया जो बना हुआ है उसमें, उसके बारे में जो रोज़ वो इंडिया की बात करते हैं, हर दल के बारे में बात करते हैं, उनके यहाँ ताक झांकते भी हैं कि किसने खाया था, किसने नहीं खाया था, किसने चाय पी थी मीटिंग में, किसने चाय नहीं पी, कौन पहले चला गया, कौन बाद में आया, कौन समोसा खा रहा था, कौन समोसा नहीं खा रहा था। ये उनके लिए विषय हो सकता है, हमारे लिए विषय नहीं कि एनडीए में कौन आया, कौन मीटिंग में आया, कौन मीटिंग में नहीं गया। हमने कभी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की। अब राहुल आगे अगुवाई करते दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ना, सभी लोग यहाँ अगुवाई कर रहे हैं। साथ तो चले थे, उसके बाद आज भी हम सब राष्ट्र के मुद्दों पे एक हैं। आज भी हम सब कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। खबर ये है कि भारत जोड़ो यात्रा भाग 2 पर निकलने वाले हैं कुछ दिनों बाद राहुल गांधी। भारत जोड़ो जो पहला चरण था, कुछ हिस्सों से गई थी, लोनी से शामली तक और फिर
हरियाणा में वापस घुस गई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गई। अखिलेश यादव साथ नहीं गए थे, जयंत चौधरी गए थे। इस बार पूरब से पश्चिम आएगी भारत जोड़ो यात्रा, तो दो लड़के साथ दिखेंगे पैदल चलते हुए। देखिए, एक बात मान के चलिए कि इंडिया इस समय एक है। सबकी हमने कहा ना, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक साथ खड़े हैं। जहाँ जनता के मुद्दों की बात होगी या जनता की समस्या की बात होगी, उसमें हम आपको साथ दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि देश प्रथम है। अगर देश प्रथम है तभी तो हम देश को, अभी इस समय देश की जनता की जो परेशानियां हैं उनको सिर्फ इंडिया समझ रहा है, एनडीए तो समझ नहीं रहा है। एनडीए तो अपना, सोनिया गांधी के साथ विपक्षी नेता ज्यादा कंफर्टेबल थे, इसलिए सोनिया बेंगलुरु गई एक सुरक्षा कवच के तौर पर। अब राहुल गांधी के आने के बाद डायनामिक्स, केमिस्ट्री बदलेगी क्या? मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, विपक्ष एकता आपको और मजबूत दिखाई पड़ेगी, और मजबूत होती दिखाई देगी। इसी मजबूती के चलते थोड़ी बौखलाहट दिखाई देती है, छटपटाहट दिखाई देती है माधव आनंद एनडीए के खेमे में कि इंडिया नहीं, घमंडिया है, ईस्ट इंडिया है, फलाना है। अंग्रेजों ने नाम दिया तो ये मेकअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये इंडिया कहाँ, कौन से वाले इंडिया हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे पूछिए तो राहुल जी को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, ये एक तरह से शुभ संकेत है एनडीए के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। एनडीए के लिए शुभ संकेत यह है, इसलिए मैं कह रहा हूं संदीप जी, कि अगर आप देखेंगे तो एनडीए में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। एक तरफ हम लोग के पास सशक्त नेतृत्व है, सबको पता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही 2024 में एनडीए के उम्मीदवार होंगे, और देश की जनता भी चाहती है कि देश हित में, देश के विकास के लिए जरूरी है कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें। दूसरी तरफ जो इन लोगों ने गठबंधन इंडिया बनाया है, उसमें एक नाम नहीं है संदीप जी। आप जानते हैं, मेरे चाचा नीतीश कुमार जी, मेरे चाचा जो है, चाचा जी की एकदम इच्छा है कि अब अंतिम पारी कम से कम प्रधानमंत्री तो बन ही जाए, ना प्रधानमंत्री बने तो कम से कम इंडिया के जितने घटक दल हैं मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे कर दे। और इंडिया के लोग संयोजक बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। अब उनसे जुड़ा हुआ उनके भतीजा हैं तेजस्वी यादव जी, जो चाहते हैं कि कम से कम नीतीश कुमार जी दिल्ली चले जाए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो तेजस्वी यादव जी को मिल जाए। उधर अखिलेश यादव जी हैं, उधर ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सूबे के दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। मुझे ये बताइए माधव आनंद, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस होते हैं, या आप प्रेसिडेंशियल बनाना चाहते हैं कि दो आदमियों में लड़ाई है? लड़ाई दो आदमियों में है या दरअसल लड़ाई होती है 543 सीट में 272 का आंकड़ा कौन पाता है और फिर नेता चुना जाता है जो प्रधानमंत्री बनते हैं? संदीप जी, आज के वक्त में 21st सेंचुरी में देश की जनता पहले यह देखना चाहती है कि किसका नेतृत्व होगा, कौन वह विजनरी बंदा होगा, कौन वह लीडर है, उसके नाम पे जो है सो बहुत फर्क पड़ते हैं। यहां एनडीए के पास एक विजनरी लीडर है जो उन्होंने प्रूव किया है, विगत 9 सालों में उन्होंने काम करके दिखाया है कि किस तरह देश आगे बढ़ रहा है, किस तरह विदेश में देश का डंका बज रहा है। दूसरी तरफ एनडीए के पास आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, संसदीय प्रणाली है, इस तरह एनडीए, वैसे ये एनडीए है क्या? एनडीए की बैठक कब हुई थी आखिरी माधव आनंद? ये 18 जुलाई को कि इंडिया मिल रहा था? 18 तारीख को हुई है। 18 से पहले नहीं, 18 जुलाई की 18 जुलाई 2023 से पहले 18 जुलाई 2023 से पहले कब मिला था एनडीए? देखिए, एनडीए हम लोग तो सम्मिलित हुए 18 जुलाई को, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियली हम लोग सम्मिलित हुए। इंडिया तो घमंडिया हो गया, ठीक है, आपका मान लिया, ये आरोप आप लगा रहे हैं। और ये एनडीए क्या है? 9 दल रजिस्टर्ड नहीं है, 16 दलों के सांसद नहीं, शायद सबकी शक्ल भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहचान ना पाए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रहा हूं? देखिए, नहीं संजय जी, देखिए एनडीए बीजेपी की जो नीति है, जितने भी घटक दल हैं, चाहे कोई छोटी ही पार्टी क्यों ना हो, चाहे जिसका सदन में रिप्रेजेंटेशन इस बार ना हो, लेकिन मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की मीटिंग कॉल किया था, और मुझे पहली बार सौभाग्य मिला कि प्रधानमंत्री जी से मुझे मौका भी मिला, एक अकेला सब पर भारी,
एक अकेला सब पर भारी, ये ताल प्रधानमंत्री ने ठोकी थी, फिर 41 सहयोगियों की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, गठबंधन तो समय की मांग है जब पूरा विपक्ष सत्ता के लिए एकजुट हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी को हराना है, मोदी जी को सत्ता से बाहर करनी है, इसलिए सारे लोग मिल जाते हैं। और यह एनडीए तो पहले से चला आ रहा है, ये पहले का गठबंधन है। चाहे बीजेपी अपने बल पे सरकार चला सकती थी, फिर भी जो घटक दल हैं उन्होंने घटक दल को छोड़ा नहीं, सम्मान के साथ उनको रखा। चलिए, वो एक और डिबेट हो जाएगी कि कौन कौन घटक गया या नहीं गया। संजय, ये राजनीति के ऊंट ने जो करवट ली है, टीजर के तौर पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ब्रेक के बाद विस्तृत चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस करवट को? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये करवट नहीं लेती राजनीति तो शायद विपक्षी एकता के लिए ज़्यादा सहज होता, क्योंकि इस करवट ने, मुझे लगता है, उथल पुथल, इस करवट से उथल पुथल, इंडिया के खेमे में उथल पुथल मचाने की इसमें क्षमता है। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इसका शायद इंडिया के घटक जो है वो वेलकम नहीं करेंगे। आने वाले समय में देखते हैं कैसे। तो उथल पुथल एनडीए में नहीं, इंडिया में मच सकती है क्या? इस ओर इशारा किया है संजय कुमार ने। सीधा सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी की सजा पर रोक के राजनीतिक मायने और आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे? संजय कुमार कह रहे थे कि ज्यादा खलबली जो मचेगी वो एनडीए में नहीं, बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में नहीं, बल्कि इंडिया में पड़ेगी। तो संजय, अगर हम राहुल गांधी के बयान को देखें, आई एम क्लियर इन माई माइंड, मेरे दिमाग में स्पष्टता है। अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रेस में घुसना ही नहीं चाहते। अगर ये सच होता है, वो त्याग की मूर्ति बनने की एक तस्वीर बनने की कोशिश करते हैं जो सोनिया 2004 में बनी, तो फिर गणित बदलता है या आप अपनी बात पर कायम रहते हैं? नहीं, जिस खलबली का मैं जिक्र कर रहा था संदीप, इससे अगर राहुल गांधी ये स्पष्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि आई एम क्लियर इन माई माइंड, मतलब संदेश ये है कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं, तो इंडिया गठबंधन में जो तमाम लीडर हैं उनके बीच में तो खलबली की जो एलिमेंट वो जरूर कम होगा। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक पार्टी के नेता हैं और वो पार्टी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मान लीजिए इंडिया गठबंधन ऐसी स्थिति में आ जाए कि सरकार बनाने की स्थिति में है, अगर ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस सबसे बड़ा धड़ा होगा। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का किनारे होना शायद कांग्रेस के जो उनके जो स्वयं के जो नेता हैं, पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, उनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो खलबली का एलिमेंट भले ही दूसरे नेताओं के नजरिए से कम होता हुआ मुझे दिखता है, लेकिन पार्टी के अंदर में तो उथल पुथल जरूर होगी इस बात को लेके। और भारत जोड़ो भाग 2 ये यात्रा निकले और जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें हिंदी पट्टी के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव शामिल हैं, उनके नतीजों के बाद, क्योंकि टिकट वितरण और क्या साझा उम्मीदवार इंडिया एनडीए के खिलाफ खड़ा कर पाएगा बीजेपी के खिलाफ, ये सवाल सब जुड़ जाते हैं क्या संजय? बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूं कि कैच 22 सिचुएशन है कांग्रेस के लिए। जिन 3 राज्यों का आपने जिक्र किया, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की दावेदारी होगी। कांग्रेस ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया, तीनों राज्य, मान लीजिए हाइपोथेटिकली कांग्रेस तीनों राज्यों में चुनाव जीत जाती है, कांग्रेस की दावेदारी इंडिया गठबंधन के में ज्यादा हो जाएगी। तो दूसरे जो उनके सहयोगी हैं वो थोड़े असहज महसूस करने लगेंगे। मान लीजिए ऐसी स्थिति है, कांग्रेस एक भी राज्य नहीं जीत पाती, कांग्रेस की स्थिति खराब है, इनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है इंडिया गठबंधन के बीच में, और इनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। और जो दूसरे जो छोटे दल हैं, जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, छोटे का मतलब मैं कांग्रेस से तुलना कर रहा हूं, वो हावी होते हुए दिखाई पड़ेंगे कांग्रेस पर। तो कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, सहज नहीं है। तो निश्चित रूप से बड़ा त्याग तो कांग्रेस पार्टी एक और पेंच जो जुड़ जाता है वो ये संजय, एक और पेंच जो जुड़ जाता है वो ये कि अभी तक विक्टिम कार्ड खेल रहे थे राहुल गांधी। देखो, मैंने सवाल उठा दिए संसद में, अडानी मामला उठा दिया, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिए, तो मेरी संसद सदस्यता खत्म करवा दीजिए, मकान भी छीन लिया, मुझे सड़क पर ला दिया। अब वो विक्टिम कार्ड भी खत्म हो जाएगा।
निश्चित रूप से विक्टिम कार्ड तो खत्म होगा ही संदीप, क्योंकि अब उनकी सदस्यता वापस बहाल हो रही है। हालांकि हम सब जानते हैं कि में ये प्रक्रिया, कोर्ट ने स्टे लगाया है, इसको खारिज नहीं किया। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो विक्टिम कार्ड तो आप नहीं खेल सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि सारी नाइंसाफी मेरे खिलाफ हो रही थी, क्योंकि अब आप फिर से उस प्रक्रिया में शामिल हैं। तो ये विक्टिम कार्ड से तो अब उनको हटना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल वो अब चुनावी रणनीति के तौर पर नहीं कर सकते। अभय दुबे, क्या जो संजय कह रहे हैं गठबंधन को मजबूत बनाए रखना, एका कायम रखने की अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कांग्रेस पार्टी पर? पहली बात तो मैं संजय जी को ये साफ कर दूं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन सकती भाजपा, घर छीन सकती है, उनका हौसला छीन सकती है क्या? पूरे हौसले से लड़ते रहेंगे वो हर परिस्थिति में। और ये जो इंडिया गठबंधन दल है ना संदीप चौधरी जी, ये भ्रष्टाचार की मंडी में नहीं खड़ा है जैसे भाजपा खड़ी रहकर खरीद फरोख्त करती है। आरपी सिंह बीच में नहीं, हम सारे दल के लोग इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक आए हैं। यही सवाल 2004 में भी पूछा जाता था कि ये तो साथ में नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन 335 सांसदों का एक दल बना जिसमें सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, त्याग प्रतिबिंबित अनईजीनेस नहीं बढ़ेगी, कोई नहीं जानता इंडिया के खेमे कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन का एक सबसे मजबूत साथी अब सदन में भी लड़ाई लड़ेगा। सड़क पे तो लड़ी ला रहे थे सब लोग, तो सदन में भी लड़ने के लिए तो ये लड़ाई और मजबूती से अब लड़ती दिखाई देगी क्या कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन? आरपी सिंह बीच में ताली भी बजा रहे थे, उसका भी जो सवाल पूछ रहे थे वो भी जवाब दे दीजिए। मैं तो ताली इसलिए बजा रहा था, जो मैं बात कह रहा था वो बात अभय दुबे जी ने अभी दोबारा से फिर रिपीट कर दी और सच कर दी मेरी बात कि हम लोगों ने उसकी सदस्यता ली कोर्ट के। मैंने कहा ना, ये जो माई वे या हाईवे, ये दिखता है कि कौन घमंडी है। ये जो हमारे हिसाब से चीज़ें चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो गलत है। कोर्ट हमारे हिसाब से आदेश देगा तो ठीक है, नहीं तो गलत है। लोअर कोर्ट अगर ठीक फैसला देगा हमारे हिसाब से तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट भाजपा का है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार की सोच है। अगर चुनाव जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, चुनाव हार जाओ तो ईवीएम गलत है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत है, सब गलत है। अगर 4 लोग, मैं अभी आपकी जानकारी दे रहा हूँ, 4 लोग कांग्रेस के जिसमें उप मुख्यमंत्री भी हैं, जेल में डाल दिया आम आदमी पार्टी ने, उस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वो भ्रष्टाचार के चलते रहा, वहाँ पे ईडी सीबीआई भी नहीं है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार डाल दी है। तो ये तब नहीं बोलते कि केजरीवाल ने डाल दिए, केजरीवाल ने हमारे लोगों को जेल में डाल दिया। सर, ये गले मिल सकते हैं, लोगों के नीचे कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलेंगे। ये यहाँ पे हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, लोगों के कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलेंगे। लोग क्या कह रहे हैं इस पर? व्हाट्सएप नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, छोटे छोटे कमेंट लूंगा। अनुराग भदौरिया, माधव आनंद और प्रियंका से भी। सीधा सवाल का आखिरी सवाल, प्रियंका, जो राजनीति के ऊंट ने करवट बदली है, आने वाले दिनों की हेडलाइन क्या होगी? देखिए, हम जब इंडिया का अलायंस बना है तो मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षाएं साइड पर रख के साथ आए ताकि एनडीए को पराजित कर पाए। माधव आनंद, देश के विकास के लिए यह जरूरी है कि आदरणीय मोदी जी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अनुराग, ये टमाटर है, ये महंगाई भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से हटाएगी। और हमारे कुछ दर्शकों ने, कुछ नहीं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे पास सुझाव भी आ रहे हैं और जवाब और एनालिसिस भी आ रहे हैं। कैलाश सुंदरियाल हैं जोशीमठ से, देवभूमि से। राहुल बनाम मोदी नहीं होना चाहिए, विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। अब एकजुटता बनती है, बिगड़ती है, आने वाला वक्त गवाही देगा। मैं लगातार कह रहा हूं, ऊंट का, ये राजनीति का ऊंट करवट बदलता रहेगा, अभी और बहुत करवट लेगा। सबको ट्रैक करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।